लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के राजनीतिक दलों की प्राथमिकता में उत्तर प्रदेश और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी है। मोदी की काशी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 के चुनाव का शंखनाद करने की तैयारी में हैं। लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे 5 राज्यों के चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करके बीजेपी ने 24 की फाइनल के विजय का ऐलान कर दिया है, तो वहीं नीतीश कुमार ने भी 24 लड़ाई के लिए वाराणसी को ही चुना है। 17 दिसंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय काशी दौरे पर हैं और इस दौरान पीएम मोदी काशी तमिल संगम, द्वितीय विकसित भारत संकल्प यात्रा और सर्वे वेद मंदिर कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी सेवापुरी विधानसभा से विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। काशी क्षेत्र के अध्यक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस की गलियों और घाटों का भी भ्रमण कर सकते हैं। 17 दिसंबर से 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं वाराणसी की गलियों और घाटों का भ्रमण। तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा गलियों का भ्रमण वो कर सकते हैं। साथ ही काल भैरव से लेकर के आदि विश्वेश्वर को चमकाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी को देंगे बड़ी सौगात। 900 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचकर देने वाले हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट, कैंट रेलवे स्टेशन और बनारस रेलवे स्टेशन पर भ्रमण कर चुके हैं। पीएम मोदी के दौरे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वाराणसी आ रहे हैं। वाराणसी के कुर्मी वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार वाराणसी के रोहनिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। नीतीश कुमार की उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा जोर पकड़ रही है। इस वक्त 24 दिसंबर को वाराणसी आएंगे नीतीश कुमार। वाराणसी से नीतीश कुमार 2024 का शंखनाद करेंगे। कुर्मी वोट बैंक को साधने की कोशिश उनकी तरफ से होगी। नीतीश कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र रोहनिया में नीतीश कुमार जनसभा करेंगे। साथ ही नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं इस वक्त तेज पकड़ रही है। फूलपुर, बनारस और अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ने की चर्चा है। प्रतापगढ़ से भी चुनाव लड़ सकते हैं नीतीश कुमार। तो ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं नीतीश को लेकर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार लंबे समय बाद केंद्रीय राजनीति में वापसी करना चाहते हैं। बिहार से निकल करके दिल्ली जाने के लिए नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में राजनीतिक ठिकाना तलाश रहे हैं। केंद्रीय राजनीति में वापसी के लिए उत्तर प्रदेश में ठौर तलाशते बिहार के सीएम नीतीश वाराणसी में पहला कदम चल करके उत्तर प्रदेश का मिजाज भांपने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार की ये पहली रैली होगी और इसमें पूर्वांचल के कार्यकर्ता और नेता भी जुटेंगे। वाराणसी के अलावा नीतीश कुमार का फोकस उत्तर प्रदेश के कई और जिलों पर भी रहने वाला है, जैसे कि आजमगढ़, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फूलपुर, अंबेडकर नगर और मिर्जापुर। बिहार के कैबिनेट मंत्री और जेडीयू संगठन मंत्री श्रवण कुमार रैली की तैयारियों के लिए वाराणसी पहुंचे हैं। जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार बिहार मॉड्यूल को लेकर के उत्तर प्रदेश में आए हैं। नीतीश कुमार सीएम मोदी के गुजरात मॉड्यूल के सामने बिहार मॉडल रखेंगे और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार मॉडल पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। अभी तो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, श्री नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम है, यहाँ 24 तारीख को संभावित है। उस कार्यक्रम की समीक्षा के लिए भी आए हैं कि क्या तैयारी हुई है, क्या तैयारी और करना है और किस तरह से और आगे काम करना है। जिस राज्य ने 10-10 प्रधानमंत्री दिया और डबल इंजन की सरकार है और इस राज्य में भी अभी पीने के पानी के भी मोहताज हैं, शुद्ध पानी पीने के भी यहाँ के लोग मोहताज है, ये मैं कह रहा हूँ। और हमने कोई मॉडल की चर्चा इसलिए मैंने किया कि जो काम हम लोग करते हैं उसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लगा सकता है। जब ये बनारस जाएंगे, मुझे बताएं ना, बिहार का कौन सा मॉडल लेकर जाएंगे? क्या जाकर बताएंगे बनारस के लोगों को कि भैया हम उसी प्रदेश से आए हैं जहाँ पे आए दिन हत्याएं होती हैं, या हम उस प्रदेश से आए हैं जहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, या हम उस प्रदेश से आए हैं जहाँ पे शराबबंदी तो है पर खुलेआम वहाँ पे शराब जाती है और इन्हीं सीमावर्ती इलाकों से शराब वहाँ पे जाती है। क्या बताएंगे मुख्यमंत्री वहाँ पर जाकर? हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद उसकी स्वीकार्यता को लेकर के उठ रहे सवाल और अब नीतीश कुमार की वाराणसी में जनसभा की रणनीति ने इंडिया गठबंधन के दलों में हलचल मचा दी है। तो वहीं बिहार की सियासत में भी इस बात पर चर्चा तेज है कि नीतीश के बिहार से बाहर जाने पर ही तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो सकता है। ऐसे में आरजेडी की भी ये कोशिश हो सकती है कि नीतीश बिहार छोड़कर दिल्ली की सियासत में एक्टिव हो और तेजस्वी बिहार को पूरी तरीके से टेक ओवर कर सके। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेशनल ड्रीम पर निकल चुके हैं। नीतीश के वाराणसी दौरे पर चर्चाएं हो रही हैं
कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री के लिए विपक्षी गठबंधन का चेहरा होने जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस और ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। चलिए देखिए, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की से मांग के समर्थन में नजर आए। लेकिन चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की नीतियों ने बिहार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। नीतीश कुमार अपनी विफलताओं को भी केंद्र सरकार के सामने रखे। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में आज भी 75 साल के बाद विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जरूरत क्यों पड़ी? जब तक केंद्र की मॉनिटरिंग नहीं होगी तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। बिहार ऐसा राज्य है जहां केंद्र सरकार के दिए गए बजट भ्रष्टाचार की भेंट लगातार चढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं तो उनको इस बात को भी स्वीकारना होगा कि 19 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियां बिहार की अर्थव्यवस्था को, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिहार में पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में नाकाम रही हैं। यही कारण है कि बिहार में आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद भी बिहार को एक विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने की ज़रूरत पड़ रही है। और हकीकत है, बिहार का विकास मुख्यमंत्री जी की नीतियों से नहीं होगा। विशेष राज्य का दर्जा जब तक नहीं मिलता और उस दर्जे में भी साथ में जब तक सेंटर की मॉनिटरिंग नहीं होगी तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता। और इसी बीच राजस्थान से बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का ट्वीट विधायक दल की बैठक से पहले उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। वसुंधरा ने अपनी सरकार के काम गिनाए। भाजपा सरकार ने हर प्रयास किया। वसुंधरा की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। एक्स पर मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, लेकिन राजस्थान में चेहरे पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। सीएम को मुख्यमंत्री मिल चुका है, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ को सीएम मिल चुका है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्थिति अभी भी संशय का एक विषय बना हुआ है। लेकिन इसी बीच वसुंधरा राजे का ये ट्वीट बीजेपी के कामों को गिनवाते हुए वसुंधरा राजे ने एक्स पर ये तमाम बातें इस वक्त पोस्ट की है। वसुंधरा ने अपनी सरकार के काम को गिनवाया है। भाजपा सरकार ने हर प्रयास किया। वसुंधरा राजे की तरफ से ट्वीट। मानवाधिकारों की सुरक्षा राजस्थान में सुनिश्चित हुई है और उसके लिए बीजेपी प्रयासरत रही है। चलिए बात मध्य प्रदेश की करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज धनतेरस है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी लाडली बहनों पर आज धन वर्षा की है। लाडली बहना योजना की किस्त जारी की गई है। महिलाओं के अकाउंट में 1250 रुपए डाले गए हैं। 1,31,00,000 महिलाओं को मिलती है नगद सहायता। हर महीने गरीब महिलाओं के अकाउंट में 1250 रुपए डाले जाते हैं। पहले मिलती थी 1,000 रुपए महीने की सहायता। राशि को बढ़ाकर के 1250 रुपए किया गया और चुनाव के दौरान ही शिवराज सिंह चौहान ने 1500 रुपए करने का ऐलान किया था। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लाडली बहन योजना विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले ही शुरू की। लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 1250 किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के दौरान ऐलान किया था कि इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 प्रतिमाह किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 163 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की है। बीजेपी की इस बड़ी जीत की वजह भी लाडली बहन योजना रही है। रुख अब उत्तर प्रदेश का करते हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मायावती ने बड़ी घोषणा कर सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दिया है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान मायावती ने आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। आकाश आनंद ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बीएसपी को मजबूत बनाने की कोशिश की और अब लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती ने आकाश आनंद के नेशनल लेवल पर लॉन्चिंग का एक पैड बनाने का फैसला किया है।
आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या आकाश आनंद उत्तर प्रदेश और देश में पार्टी की स्थिति में सुधार ला पाएंगे। और इसके अलावा मायावती पर परिवारवाद के भी आरोप लग रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आकाश आनंद दरअसल हैं कौन, जिन्हें मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं। मायावती के भाई आनंद कुमार के बेटे हैं आकाश आनंद। आकाश आनंद ने लंदन में एमबीए किया है और विरासत की राजनीति को बढ़ाने के लिए मायावती ने भतीजे आकाश को आगे किया। 2017 में हुई आकाश आनंद की पॉलिटिकल लॉन्चिंग। सहारनपुर में आकाश आनंद ने मायावती के साथ मंच साझा किया और वहां पर परिवारवाद के आरोप भी मायावती के ऊपर उस वक्त लगते रहे, लेकिन अब मायावती ने औपचारिक रूप से आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। बसपा में आकाश आनंद की लॉन्चिंग के बाद से ही कई बड़े फैसले देखे गए। कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी। दरअसल मायावती के उत्तराधिकारी बनने की महत्वाकांक्षा कई नेताओं के भीतर थी, लेकिन मायावती ने आकाश के हाथों कमान देकर सारे सवालों को पूरी तरीके से स्थगित कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने अमरोहा से अपने सांसद दानिश अली को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में निलंबित कर दिया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में मंडल की सियासत को लेकर के चर्चाएं और ज्यादा तेज हो गई है। अब कहा यह जा रहा है कि दानिश अली के निलंबन से अमरोहा और मुरादाबाद लोकसभा सीट का सियासी गणित बिगड़ सकता है। दानिश मुरादाबाद को अपना नया सियासी ठिकाना बना सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो दोनों लोकसभा सीटों पर राजनीतिक उथल पुथल संभव है। अमरोहा में बसपा को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। अमरोहा में बसपा के साथ साथ सपा में नए दावेदारों के नाम बढ़ सकते हैं। वहीं दानिश के मुरादाबाद से ताल ठोकने की स्थिति में कमी तो सपा और कांग्रेस के टिकट के दावेदारों को अपना पैतरा बदलना पड़ सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था। मंडल की 6 लोकसभा सीटों में 3 पर बसपा और 3 पर सपा ने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे। इस गठबंधन के सामने बीजेपी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई और प्रदेश में गठबंधन ने मुरादाबाद मंडल में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। बसपा ने अमरोहा, बिजनौर और नगीना लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। वहीं मुरादाबाद, संभल और रामपुर लोकसभा सीट पर सपा ने जीत का परचम लहराया। सियासी उतार चढ़ाव के बीच बसपा ने सांसद दानिश अली को निलंबित कर दिया है, जिसे लेकर के मंडल में सियासी हलचल और ज्यादा बढ़ गई है। बहुजन समाज पार्टी ने दलित और मुस्लिम गठजोड़ के सहारे 20 साल बाद अमरोहा लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की और ऐसी स्थिति में बसपा को इस फॉर्मूले पर नए सिरे से मंथन करना पड़ सकता है। और यही वजह है कि दानिश अली की बसपा में नो एंट्री मायावती के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। बसपा ने दानिश अली पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। दानिश अली की हाल में इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ काफी नजदीकियां देखी गई और ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि दानिश अली को राहुल गांधी से मुलाकात करना भारी पड़ सकता है। कांग्रेस से करीबी की वजह से पार्टी नाराज थी। रमेश विदुरी मामले के बाद दानिश अली की राहुल गांधी से मुलाकात। दानिश अली का महुआ मोइत्रा के साथ खड़ा होना बीएसपी को पसंद नहीं आया। महुआ मोइत्रा के पक्ष में की दानिश अली ने टिप्पणी। बीएसपी से निलंबन होने के बाद दानिश अली ने के कयास उनको लेकर लगाए जा रहे हैं कि दानिश अली कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। दानिश अली की मुस्लिम मतदाताओं पर अच्छी पकड़ है। डूबी कांग्रेस दानिश अली के सहारे मुसलमान वोटरों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश जरूर करेगी। बहन जी ने मुझे बहुजन समाज पार्टी लोकसभा में संसदीय दल का नेता भी बनाया। मुझे सदैव उनका असीम स्नेह और समर्थन मिला है। उनका आज का फैसला जरूर दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का भरसक प्रयास किया और कभी भी किसी प्रकार का पार्टी विरोधी काम नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और अहम खबरों का जिक्र करते हैं। गुटखा विज्ञापन मामले में बॉलीवुड किंग शाहरुख खान, बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन और बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। करोड़ों रुपए कमाने वाले बादशाह खान, सिंघम और खिलाड़ी कुमार पर सरकार की नजरें तिरछी हो गई हैं। दरअसल गुटखा कंपनी का विज्ञापन करने पर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को केंद्र सरकार ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चल रहे मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा कि गुटखा कंपनी के साथ साथ तीनों एक्टर यानी शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार को नोटिस जारी किया गया है।
ये नोटिस अक्टूबर महीने में ही जारी किया गया और अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 मई 2024 को होगी। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के लखनऊ के एक वकील ने याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि गुटखा कंपनी का प्रचार करने वाले अभिनेताओं पर कार्रवाई की जाए। लखनऊ के वकील मोतीलाल यादव ने एक याचिका सितंबर 2022 में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि गुटखा कंपनी का विज्ञापन करने वाले अभिनेताओं पर 50 लाख का जुर्माना लगाया जाए और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के वायलेशन के लिए उन्हें पद्म अवार्ड भी उनसे वापस ले लिए जाए। गौरतलब है कि जनता भी एक्टर्स के गुटखा प्रचार के खिलाफ आवाज उठाती रही है कि फिल्मों के जरिए समाज को बेहतर संदेश देने की कोशिश करने वाले ये एक्टर्स अगर गुटखे का प्रचार करेंगे तो फिर समाज पर इसका बुरा असर जरूर पड़ेगा। कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। देखिए, यूं तो कुत्तों को इंसान का सबसे अजीज दोस्त माना जाता है। जब वफादारी का जिक्र छिड़ता है तो फहरिस्त में सबसे ऊंचा मुकाम जानवरों में कुत्तों को ही मिलता है। तो क्या इंसान की भी जिम्मेदारी नहीं है कि अपने इस सबसे वफादार साथी के साथ भी इंसानियत का बर्ताव करे? लेकिन यकीन मानिए, इसी दुनिया में कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिनके अंदर मानो कोई जानवर छिपा बैठा है, और जब ये बाहर आता है तो सामने आता है वो हैवान जो इंसान की शक्ल में हमारे और आपके बीच इस वक्त मौजूद है। सीसीटीवी कैमरा आप देखिए। सीसीटीवी की इन धुंधली तस्वीरों में भी इंसान की शक्ल में छिपा एक हैवान आपकी नजरों के सामने है। एक बेजुबान पर जुल्म करते इस शख्स की तस्वीरें अपने आप में हैवानियत की सच्चाई बताती है। इस बेजुबान का जुर्म सिर्फ और सिर्फ इतना था कि अपने कुदरती स्वभाव के चलते बस एक बार इस शख्स को सूंघ भर लिया। अब उसको क्या ही मालूम था कि इतने भय से इस शख्स के अंदर का हैवान ऐसा जाग उठेगा कि रहम तो दूर की बात, इस बेजुबान को तब तक पीटा जाता रहेगा जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। लेकिन हैवानियत की इंतहा यहाँ खत्म नहीं होती। चश्मदीद कहते हैं कि जुल्म का सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक कुत्ते ने दम नहीं तोड़ दिया। सीसीटीवी ने सब कुछ देखा, कैमरे की नजरों में सच्चाई कैद थी। जब जब ये सामने आया तो बात बहुत दूर तक गई। वीडियो की जानकारी जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तक पहुंची तो उन्होंने इस बेजुबान पर उन्हें रहम आ गया ट्वीट करके प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस हैवान के खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने मांग उठाई। अब यहाँ ये भी समझना होगा कि ऐसे मामले में कानून क्या कहता है। तो ये आपको बता दें, दरअसल पशुओं के साथ निर्दयता पशु क्रूरता निवारण कानून 1960 के तहत दंडनीय एक अपराध माना गया है। ऐसा करने पर जेल या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। 60 साल पुराने इस कानून में सुधार करने के लिए कार्यकर्ता आवाज उठाते रहे। अभी जो कानून है उसके हिसाब से इस अपराध में ज्यादा से ज्यादा 2 साल जेल की सजा का प्रावधान है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस तरह के अपराधों को अंजाम देने वाले लोगों के लिए कड़ी सजा और लंबी जेल का प्रावधान लाने की तैयारी की है, जिसके लिए पिछले साल इस कानून में प्रस्तावित सुधारों पर जनता की राय जानने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया।